गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्यूटी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। बेसिकली जितना कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि अगर आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑन टाइम कंप्लीट हो गई तो आपका प्रोजेक्ट कहीं भी डिले नहीं होगा। मीन्स आपके प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है PERT, बेसिकली प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। ठीक, सबसे पहले उसमें आती है हमारे पास फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले आता है टोटल फ्लोट क्या होता है। बेसिकली जो हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम किसी भी एक्टिविटी का होगा उसे हम बोलते हैं टोटल फ्लोट। बेसिकली लेटेस्ट का मतलब है हमारे पास कि इस हम जैसे कहते हैं ना कि ये काम 3-4 दिन में शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये काम कल एनीहाउ शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट हमें कल तक ये काम शुरू करना ही करना है, तो वो क्या हो गया हमारे पास लेटेस्ट है। और अर्लीस्ट का मतलब है ठीक है जितना जल्दी से जल्दी हम उसको कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास स्टार्टिंग है लेटेस्ट स्टार्ट है, अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट टाइम जो था उन दोनों का डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है टोटल फ्लोट। नेक्स्ट आता है फ्री फ्लोट। बेसिकली फ्री फ्लोट जो होता है कोई भी एक्सप्रेस है तो मीन्स हमारे पास लेटेस्ट अर्लीस्ट जो भी हमारे पास टाइम होता है उसके बीच का डिफरेंस आता है हमारे पास फ्री फ्लोट। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटेस्ट अर्लीस्ट और जो भी हमारे पास टाइम गिवन है किसी भी एक्टिविटी का वो। स्लैक ऑफ एन इवेंट, कोई भी अगर हमारे पास इवेंट है गिवन इवेंट है तो इवेंट जो स्लैक है वो डिफरेंस होता है लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम, यानी कि जितना भी हमारे पास लेटेस्ट इवेंट टाइम होगा और अर्लीस्ट इवेंट टाइम होगा उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारे पास होता है स्लैक ऑफ एन इवेंट। अब आता है हमारा PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। बेसिकली PERT जो होता है वो हमारे पास जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट है हम उस पर्टिकुलर इवेंट को कितने स्पेसिफिक डेट पर कितना हम कंप्लीट कर पाएंगे उस चीज़ को निकालने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे आपने कहा कि आपका जो टास्क है या हमें ये लेकर के चलने कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टास्क है वो इनिशियली आपने एज्यूम किया 4 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं डेडलाइन यानी कि 4 वीक्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और दूसरा 4 वीक तक हमारा कितना टाइम कितना परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, या अगर मेरे पास अगर हम कहीं भी लैकिंग कर रहे हैं तो हमारा कितने टाइम के बाद या कितने वीक्स पर हमारा कंप्लीट काम टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास होता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो कंप्लीशन होता है पर्टिकुलर किसी भी इवेंट का जो भी हमारे पास स्पेसिफिक डेट है उसको डिटरमाइन करता है। हमारे पास सबसे पहले होता है यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक टाइम। जब भी हम PERT से इवैल्यूएट करते हैं कोई भी चीज तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एक्टिविटी कैन बी फिनिश। ये वो शॉर्टेस्ट टाइम होगा जिसमें हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है या फिनिश हो सकती है। मीन्स हम ये मानते हैं कि सारी चीज़ें हमारी जो है हमारे कंडीशंस जो है हमारे फैमिलियर हैं और हमारे फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो हमारे पास जो भी चीज़ है वो सब कुछ हमारा ऑन टाइम चलता हुआ चला जाएगा, सारी कंडीशंस हमारे पास ठीक रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम ऑन टाइम इतने टाइम पे से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है मोस्ट लाइकली टाइम। इट इज एस्टिमेट ऑफ नॉर्मल टाइम एक्टिविटी, यानी कि नॉर्मल टाइम एक्टिविटी को कितना लगता है उस काम को करने के लिए। बेसिकली अगर हम देखें तो जो मोस्ट लाइकली टाइम है रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, यानी कि उसकी होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आता है पैसिमिस्टिक टाइम। पैसिमिस्टिक टाइम जो होता है हमारे पास वो स्पेसिफाई करता है कि जो लॉन्गेस्ट टाइम है कि कितना मैक्सिमम टाइम हमारे पास एक एक्टिविटी ले सकती है अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या सारी चीज़ें हमारे साथ गलत होते हुए चली जाती हैं। मीन्स अगर हमारी जितनी भी हैं या तो हम उस कंडीशन से फैमिलियर नहीं है या अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस केस में जब वर्स्ट सिचुएशन होती है उस वर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज ऑन पैसिमिस्टिक टाइम। सबसे पहले जितने भी हमारे पास है यानी कि अगर एक PERT की अगर हम बात करें तो तीनों टाइम हम लेकर के चलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम, कि हमारे पास अगर सब चीज़ें फेवरेबल है तो कितना होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो क्या कंडीशन आएगी, और नॉर्मली हमारे पास कोई भी इवेंट को कितना टाइम लगता है। देन हम इसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये एक तरीके से जो लार्ज नंबर ऑफ टाइम एजम्पशन से आता है कि हमारे पास कितना एक्सपेक्टेड टाइम होगा। तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड में एक्सपेक्टेड टाइम हमें गिवन था, यहाँ पर हमें ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पैसिमिस्टिक टाइम देना गिवन होगा, तब हमें इससे क्या निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम कि कितना टाइम हमारा एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरिएंस। जनरली हमारे पास जब भी हम कभी कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस जो होती है वो हमारे पास किसी भी एक्टिविटी की वो हम इससे डिटरमाइन करते हैं पैसिमिस्टिक यानी और ऑप्टिमिस्टिक का डिफरेंस अपॉन
किसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैरियंस होता है। जो बेसिकली वैरियंस होता है ये जनरली क्या होता है, आपके पास जब भी कभी ऑपरेंड होते हैं तो जितना मुझे एक पर्टिकुलर इवेंट का या पर्टिकुलर टास्क का मुझे वैरियंस निकालना है, तो जितनी भी हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उन सबके वैरियंस हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास आंसर निकल आता है इसका। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास नॉर्मलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी किसी प्रोजेक्ट की हमें निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला होता है डी माइनस यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डी यानी कि जो आपको गिवन है, अभी हमारे पास जितना भी एक्सपेक्टेड होगा मीन डिस्ट्रीब्यूशन, और लैम्डा सिग्मा क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज होगी जो कि हमें ये बताता है ये पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के बीच में हमारे पास कितना टाइम कंप्लीट हो पाएगा। दूसरी हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, वो टेबल आपके पास जैसे हमने लास्ट टाइम किया था सेम वैसे ही करना है उसको, और वो जो टेबल है वो आपको या तो गिवन होगी या उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। एक क्वेश्चन देखिए था, अ स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 8 एक्टिविटीज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, एक्टिविटीज है हमारे पास, बेसिकली एक्टिविटी है यानी कि हमें नेटवर्क डायग्राम को बनाने में हेल्प करेगा। दूसरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, मोस्ट लाइकली टाइम है और पेसिमिस्टिक टाइम है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं अभी हमें नेटवर्क डायग्राम नहीं बनाना है इसको, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है हमारे पास, पेसिमिस्टिक मोस्ट लाइकली टाइम है हमारे पास, और हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम भी है। सबसे पहले हमें उसे क्या कहते हैं, ड्रॉ द नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट, प्रिपेयर द एक्टिविटी शेड्यूल, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ, इफ a 30-week deadline is imposed, what is the probability that the project will be finished within the time limit? If the project manager wants 99% sure that the project is completed on the scheduled date, how many weeks before that date should we start the project work? ठीक है, हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला आपको नेटवर्क डायग्राम पार्ट नेटवर्क बनाना है, सेकंड में हमें क्या करना है, एक्टिविटी शेड्यूल बताना है किसी प्रोजेक्ट का, थर्ड में हमें क्या करना है, उसका क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करना है, फोर्थ में अगर एक 30 वीक की डेडलाइन दी गई है ऑलरेडी तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा काम है वो ऑन टाइम फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर 99% श्योरिटी चाहता है कि उसका जो टाइम प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, तो उसे अपना टाइम जो है यानी कि कितने वीक पहले उसे अपना काम स्टार्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है इनका सबका एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्या है हमारे पास, t = t0 + 4tm + t। अगर हम फर्स्ट वाले इवेंट की बात करें, इसका एक्सपेक्टेड टाइम मुझे निकालना है, तो फॉर ए के लिए t0 कितना है मेरे पास 2 4 tm यानी कि 4 कितना आ गया × 4 और प्लस हमारे पास कितना आ गया tp कितना है 12 और किससे डिवाइड करना है 6 यानी कितना आ गया +12/6 20/6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है एक्सपेक्टेड टाइम निकल कर आगे कौन सी इवेंट का ए एक्टिविटी का। इसका ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 2, पेसिमिस्टिक टाइम था हमारे पास 2, तो कितना आ गया 40 और 40 में 4 हमारे पास 16 सॉरी 30 है 30, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई एक्सपेक्टेड टाइम की 5। ठीक है, अगर हम बी के लिए भी चेक करें ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 10, मोस्ट लाइकली टाइम कितना हमारे पास 12, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और पेसिमिस्टिक टाइम कितना 26 अपॉन कितना करना 6। ठीक है, कितना आ गया इसका 40। तो सेम वही चीजें हमें निकालनी है इसकी, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट होकर के आएगा
ठीक है। सेकेंड का कितना आ गया 40। और इसी तरीके से हमें जितनी भी एक्टिविटीज दे रखे हैं सबका हम एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करेंगे और एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा दिस वन 9 30 कितने आएंगे 9 फिर कितना आएगा 15 8 9 4 5। उसके बाद हमें क्या निकालना है इसका वैरियंस। वैरियंस के लिए फॉर्मूला जो था वो कितना था हमारे पास TP1 पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक और पूरे को हमें डिवाइड करना था किससे 6 से, यानी कि पेसिमिस्टिक 10 माइनस ऑप्टिमिस्टिक 10 मींस पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक 10 का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 6। ये हमारे पास क्या वैरियंस। फर्स्ट वाले का वैरियंस अगर हम निकालें तो फर्स्ट का पेसिमिस्टिक 10 कितना है 12, ऑप्टिमिस्टिक कितना है 2 अपॉन कितना आ गया 6 का स्क्वायर, यानी कि 10 अपॉन 6 का स्क्वायर आ गया और वैल्यू कितना आ गया 5 अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 25 अपॉन 9। ये हमारे पास आ जाएगा वैरियंस। फर्स्ट वाली वैल्यू का आ गया 25 अपॉन 9। ऐसे अगर हम सेकेंड का निकालेंगे तो सेकेंड में जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है वो कितना है हमारे पास 10 और पेसिमिस्टिक है हमारे पास कितना 12, तो 26 माइनस 10 हमारे पास कितना आ गया 16 अपॉन 6 बस का हमें क्या करना है स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या निकालना है इसका वैरियंस है, यानी कि सबका वैरियंस हमारे पास आ जाएगा कितना। तो सबसे पहले हमें दो काम करने हैं, एक तो हमें क्या निकालना है ऑप्टिमिस्टिक टाइम और दूसरा निकालना है उसका वैरियंस। तो फर्स्ट वन का कितना है 25/9, सेकेंड का कितना है 64/9, थर्ड है हमारे पास 1/9, देन 25/9, 4/9, 0, 4/9 और लास्ट में कितना हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, वैरियंस कैलकुलेट हो गया और जो एस्टिमेटेड टाइम है वो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमें निकालना है इसका क्या, सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम। अब देखिए नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें वापस वही जाना पड़ेगा जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम जो कैलकुलेट होगा हमारा तो वहीं से कैलकुलेट होगा। चलिए पहले नेटवर्क डायग्राम देख लेते हैं हमारे पास कैसे बनेगा। देखिए ए और बी की हमारे पास प्रीसीडिंग एक्टिविटीज दे रखी है और सिर्फ पहली एक्टिविटी, यानी कि ए और बी दोनों की कोई भी एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि ए अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है और बी अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। ए और बी दोनों अपने आप में डिपेंड नहीं है और उनके ऊपर पीछे कोई भी और किसी पर भी ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है। अगर देखें सी किस पर डिपेंड है ए, यानी कि अगर ए कंप्लीट हो जाएगा तो हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं सी। डी को अगर चेक करें तो डी भी हमारे किस पर डिपेंडेंट है ए पर, यानी कि डी तभी होगा जब हमारे पास ए कंप्लीट हो चुका होगा। डी के बाद ई भी हमारा किस पर डिपेंड है ए पर, यानी कि ई भी तभी कंप्लीट माना जाएगा जब हमारे पास ए कंप्लीट हो चुका होगा। एफ की बात करें तो बी और सी, बी हमारे पास ए एक्टिविटी, सी हमारे पास एक्टिविटी ए और यहाँ पर हमारे पास डिपेंड करेगा कौन सा एफ एक्टिविटी हमारी बी और सी। जी एक्टिविटी हमारी जो डिपेंड है वो किस पर है हमारी डी पर डिपेंड है और ई एफ एंड जी इन तीनों पर हमारी जो एक्टिविटी डिपेंड है वो कौन सी एच। तो इसको ई को यहाँ लगेगा तो यहाँ ई जी और एफ इन तीनों पर हमारी एक्टिविटी डिपेंड है कौन सी एच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं नेटवर्क है। बट इनिशियली दोनों के लिए कुछ नहीं है तो हमें डमी ले लेंगे और दोनों उस पर डिपेंड है। ठीक है, ये हमारे पास एक डमी एक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि हमें इनिशियली कहीं ना कहीं इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना होगा तो हम दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों पर डिपेंडेंट दिखा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डायग्राम बन गया है वो ए पर हमारी डी ई सी डिपेंडेंट है, फिर जी एच और एफ भी आता है हमारे पास। ठीक है, अब एक्टिविटी डायग्राम के बाद हमारे पास अब हमें बनाना है इसका जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो कितना है। ठीक है, अगर हम बात करें ए एक्टिविटी को कंप्लीट होने में एस्टिमेटेड टाइम कितना है 5, डी को कंप्लीट होने में कितना है 40। ठीक है, सी एक्टिविटी जो आपकी कंप्लीट हो रही है वो कितने पे कंप्लीट हो रही है 9 को, डी एक्टिविटी हो रही है हमारी 15 पर, ई हमारे पास 8 पर कंप्लीट है, एफ हमारे पास 9 पर कंप्लीट है, जी हमारे पास 4 पर कंप्लीट है और फाइनली एच हमारे पास इस पे कंप्लीट है 5 पर कंप्लीट है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इसका क्रिटिकल पाथ, जैसे हमने निकाला था लास्ट टाइम की तरह अर्लीस्ट टाइम निकालेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे इसका लेटेस्ट टाइम। ठीक है, तो अगर मैं क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आएगा ए डी जी एच, ये हमारे पास आ जाएगा इसका क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो कितना आ गया ए डी जी एच। ये मेरे पास क्रिटिकल पाथ है और ये जो एक्टिविटीज हैं एक्टिविटीज जिनको हमें ये वो होंगे हमारी आर क्रिटिकल एक्टिविटीज।
एक्टिविटीज हमारी सारी क्रिटिकल होंगी और क्रिटिकल बाद जो हमारा आएगा अर्लीस्ट और लेटेस्ट से निकालने के बाद वो आएगा हमारे पास ABGH, ठीक है। अब हमें जो हमारे पास क्रिटिकल पार्ट आया है, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज आई हैं, वो हमारा बताएंगे इस प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, यानी कि उसको जो प्रोजेक्ट है हमारे पास वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी हमारे पास प्रोजेक्ट होगा या कोई भी कंडीशन होगी वो हमारी डिपेंड करेगी जिस पर क्रिटिकल एक्टिविटीज पर। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक्टिविटी जो कंप्लीट हो रही है वो कितने में कंप्लीट हो रही है 5 में। तो जो प्रोजेक्ट की लेंथ बोलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट लेंथ का मतलब है प्रोजेक्ट हमारा कितने टाइम बाद कंप्लीट होगा, तो ए की कितने हैं 5, डी हमारे पास कितने में कंप्लीट हो रहा है 15 पर, डी हमारे यहाँ 15 पर, तो 5 प्लस कितना आ गया 15, डी के बाद जी हमारे पास है 4 पर, तो जी के आगे में 4 और एच हमारे कितने पर कंप्लीट है 5, तो यानी कितना आ गया 29 वीक्स हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट के अंदर कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 29 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना वेरियस प्रोजेक्ट लेंथ। वेरियस प्रोजेक्ट लेंथ जो निकलेगी हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज हैं जो भी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है इनकी जो प्रोजेक्ट लेंथ है यानी कि जो वेरिएंस है उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ए एक्टिविटी का जो वेरिएंस है वो कितना है मेरे पास 25/9, देन डी का कितना है 25/9, जी का हमारे पास कितना है 4/9 और एच का कितना है 0, ऐड कर लेते तो हमारे पास आ गया 54/9। ये हमारे पास एक तरीके से और लास्ट में कितना बचेगा 6, तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया इस पूरे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइम हमारे पास 3 चीज़ें पूछी थी वो हमारे क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट उसने ये पूछा था प्रिपेयर द एक्टिविटी शेड्यूल हो गया हमारे पास, क्रिटिकल पार्ट का मैंने निकाल दिया। अब फोर्थ आता है एक बार 30 वीक डेडलाइन इज इम्पोज्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड विद दिस टाइम पीरियड। अगर मेरे पास 30 वीक की डेडलाइन दे रखी है मुझे, तो मेरे पास कितने प्रोबेबिलिटी है, कितने % चांसेस है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें निकल गई, प्रोजेक्ट की लेंथ निकल गई, वेरियस निकल गया, हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज निकल गई, ठीक है। अब हमें नॉर्मल वर्क ड्रॉ करना है, यानी कि बेसिकली जो कंडीशन रहेगी हमारे पास, हमने एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है तो देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू है यानी कि प्रोजेक्ट मेरे पास रिक्वायर्ड प्लीज फाइंड यानी कि 30 डेज तक कंप्लीट होगा या उससे पहले कंप्लीट होगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। उसने बोला ऑन टाइम 30 डेज तक आपको कंप्लीट कराना है, यानी कि हमारे पास क्या दे दिया एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है उसने जो हमारे पास गिवन है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यूज है हमने एक फॉर्मूला यूज किया था दिस वन d माइनस म्यू अपॉन दिस स्टैंडर्ड वेरिएंस। d जो हमारे पास है जितने टाइम में हमें कंप्लीट कराना है यानी कि जो हमारे पास गिवन होगा, म्यू जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है और d हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके फॉर्मूले में वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना दिस वन। ड्यू डेट हमारे पास कितनी है, ड्यू डेट हमारे पास कितनी है 30 और एक्सपेक्टेड जो हमने प्रोजेक्ट लेंथ निकाली थी, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ जो थी वो हमारी कितनी थी 29 वीक्स, 29 यानी कि ये हमारे पास कितना हो गया एक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। और हमारे पास जो वेरिएंस था वो कितना आया था, वो था हमारे पास 6, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई 100/6। इसको वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन √6 और सब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.4, ठीक है। अब 0.41 आने के बाद यानी कि हमारे पास एक रीजन निकल गया। अब रीजन हमारे पास क्या आएगा, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है px इसकी वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू 30 होगा, तो मींस हमारे पास 0.5 प्लस जो इसका रीजन आएगा यानी कि 0.41 की जो वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी है नॉर्मल कर्व टेबल से, वो आपको गिवन होती है जो वैल्यू होती है 0.1591। एग्जाम में आप इसे अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये टेबल से आपकी वैल्यू आएगी कितना है 0.659, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 65.9% चांसेस है कि मेरा 30 डेज तक कंप्लीट हो जाएगा, 66% चांसेस है आपके कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी दी है उसकी डेडलाइन 30 पोस्ट की है उस पर हमारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो टेबल वैल्यू है ये आपको टेबल से मिलेगी या फिर एग्जाम में आपको गिवन होगी, क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है।
ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूज होती है डायरेक्टली नहीं रख सकते अपने पास से। तो कितना है हमारे पास 66% चांसेस है कि हमारे पास जो डेडलाइन इम्पोज की गई है हमारे पास, उसमें हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर उसको कितना प्रोजेक्ट में उसे बताना है कि उसे 99% प्रोबेबिलिटी है कि उसका टाइम कब वो स्टार्ट करे कि मेरा डेडलाइन पर कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो हम लेकर के चले हैं उस पर वो हमारे पास कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास अब हमें 99% प्रोबेबिलिटी के लिए रिजल्ट चाहिए कि हमें टोटल टाइम कितना लगेगा। देखिए, हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं पता कि कब हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 3 वीक्स बिफोर वह ड्यू डेट से, जो भी हमारे ड्यू डेट है उससे पहले हमने 3 वीक्स पहले हमने इसको स्टार्ट कर दिया। फिर एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, एरिया जो है वो 99 to 59 50% है और 49% एक तरीके से। तो जेड वैल्यू जो आएगी वाई की 2.33, ये भी हमें टेबल से ही मिलेगी, आपको अपने पास से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, टाइम हमें नहीं पता, प्रोजेक्ट लेंथ हमारे पास 29 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना √6 और वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.3, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 34.7 इसकी कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा। यानी कि 35 वीक्स पर हमसे पहले, यानी कि आज अगर मुझे कंप्लीट करना है तो उसकी डेट हम 35 वीक से पहले चेक करेंगे और 35 वीक से पहले हम उसे क्या कर देंगे, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देंगे। तो जो डेट हमें या डेडलाइन जो मिली हुई है वो हमारे पास उस डेडलाइन पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट क्रेशिंग। देखिए, जनरली क्या होता है, प्रोजेक्ट क्रेशिंग होता है व्हेन यू शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वन ऑफ द टास्क। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्रेशिंग तब होता है जब हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोजेक्ट के टाइम को कम कर देते हैं, जो कि हम क्या करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ पे जितना टाइम लगना होता है उससे उस पर कम टाइम हम लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो होता है क्रेशिंग ऑफ प्रोजेक्ट। जनरली क्या होता है, क्रेशिंग 2 तरीके से होती है, या तो हम क्या करें रिसोर्सेज जो है प्रोजेक्ट के वो बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा, आपका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग है कि हम क्या करें, जो भी क्रिटिकल पाथ है या एक नई जो भी हमें लग रहा है, तो उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को हम मिनिमम टू मिनिमम करना स्टार्ट करें। अगर हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और आपका रेवेन्यू उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनरली हमें जो प्रोजेक्ट जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है प्रोजेक्ट क्रेशिंग का, वो यही होता है कि आपको प्रोजेक्ट तो शॉर्टन करना है लेकिन मिनिमम कॉस्ट में, यानी कि जो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपका रेवेन्यू हो उस पर कोई फर्क हो ना डाले, यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए आपका। तो जनरली हमारे पास प्रोजेक्ट क्रेशिंग जो कैन क्रिटिकल पाथ एंड एमरजेंसी का न्यू डिफरेंट क्रिटिकल पाथ। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ हमारे पास आ रहा है, हम उसे चेंज करते हैं अपने क्रिटिकल पाथ को, और क्रिटिकल पाथ को चेंज करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पर कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना रिजल्ट हमारे पास आएगा, या कितना शॉर्ट हम उसे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। जनरली हमारे पास इसमें जो होता है कि आपको फिर दोबारा से प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, और जितने भी चेंजेस होते हैं वो जो भी हुए हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उसकी प्रोजेक्ट क्रेशिंग की वजह से होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिससे वो इसे अकम्प्लिश कर सकता है। फर्स्ट है एडिंग एडिशनल रिसोर्सेज टू द क्रिटिकल पाथ टास्क। जो भी क्रिटिकल पाथ के है मेरे पास, यानी कि जो भी क्रिटिकल टास्क मेरे पास है उसके लिए हम एडिशनल रिसोर्सेज जो है उसे यूज़ करते हैं, यानी कि बाकी सारी एक्टिविटीज से कुछ रिसोर्सेज को हटा करके क्रिटिकल एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जनरली हमारे पास अब इसमें ये भी हो सकता है कि जो आपके रिसोर्सेज है वो आपके बजट को इंक्रीज कर दें, और दूसरा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है उन दोनों पर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकेंड है रिड्यूस द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और स्कोप। अगर हम प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है या फिर उसकी जो स्कोप है उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि प्रोजेक्ट का जितना ज़्यादा स्कोप होगा उतना ही ज़्यादा उसकी की जो लेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम स्कोप को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें तो उस केस में भी हमारे पास क्या हो सकता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका टाइम कम हो सकता है, यानी कि आप उसकी जो ड्यूरेशन है उसे शॉर्ट कर सकते हैं। और जनरली जब भी हम इसे करते हैं तो इसमें जो जितने भी स्टॉक होल्डर्स आपके पास हैं जिनका पैसा उसमें लगा हुआ, अगर वो लोग उसके लिए रेडी हो सकते हैं तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोजेक्ट मैनेजर से अपने बिहाफ पर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मान लीजिए किसी फाइनेंसर ने आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, उसने ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि आपका प्रोजेक्ट का स्कोप इतना है, उससे इतना बेनिफिट होगा, बट फॉर टाइम में आप उसका स्कोप को अगर रिड्यूस कर देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपके किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टेक होल्डर्स पर हमारे डिपेंड। इसको करके देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रिटिकल पाथ मेथड और एक आपका प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी पार्ट पे डिटरमाइन करना कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कितना वर्क कंप्लीट होगा, या फिर
आपका 100% कंप्लीट करने के लिए आपका कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम उसे डिस्कस कर लीजिए।